आज हमारे साथ यूनियन कैबिनेट में राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पॉलिटिक्स में आए, कितनी मेहनत की इन्होंने और किस जज्बे के साथ आए। जब पहली बार मेरी इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि जो गरीब मेरे पास आते थे उनके लिए एक दर्द था मेरे दिल में और उसी को लेकर धीरे धीरे ये काम करते रहे और आज यहाँ तक का सफ़र इन्होंने तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रामदास साहब। हाँ बोलो इरफान शेख जी बोलो। नमस्कार नमस्कार सर। आप किस तरीके से आए? क्या जिस वक्त आप कॉलेज में थे आपको ऐसा लगता था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे? नहीं, मुझे लगता था कि पॉलिटिक्स में आने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब मैं स्कूल में भी पढ़ता था, हाई स्कूल में पढ़ता था, हायर सेकेंडरी में, तो फिल्म के बारे में मुझे काफ़ी अट्रैक्शन था। कुछ मराठी जो ड्रामा है उसमें मैंने काम किया था और मुझे लगता था कि जब मैं काफ़ी फिल्म एक्टर्स की मैं फिल्में देखता था और मुझे लगता था कि भाई अपन फिल्म में आना चाहिए। वैसा मैंने कुछ मराठी फिल्म में तो थोड़ा थोड़ा मैंने रोल भी मैंने किया है, कुछ टाइटल रोल भी मैंने किए हैं। तो इसी तरह मुझे लगता था कि भाई फिल्म में आना चाहिए, लेकिन राजनीति में आने का मेरा तो सपना भी नहीं था। लेकिन अचानक मैं जो दलित पैंथर्स की एक मूवमेंट थी, जिस तरह अमेरिका में ब्लैक पैंथर है, उसी तरह ब्लैक लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ न्याय मांगने के लिए जो नेल्सन मंडेला जी ने ब्लैक पैंथर की स्थापना की थी, उसी तरह हमारे महाराष्ट्र में मुंबई में दलित पैंथर्स की स्थापना हुई थी। कुछ नेताओं ने मतलब ये स्थापना की थी, लेकिन मैं जब कॉलेज पढ़ने के लिए मैं मुंबई में आया था तब ये मूवमेंट चालू थी और मैं भी मतलब इसी मूवमेंट में मैं शामिल हुआ। मैं सिद्धार्थ हॉस्टल में रहता था और सामाजिक काम करने की आदत मुझे लगी। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की आदत मुझे पहले से थी। मेरे दिल में गरीबों के बारे में था दर्द, मेरे दिल में गरीबों के बारे में था दर्द, क्योंकि मैं था असली मर्द। तो मैं मर्द था और हम किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन इरफान जी, मैं बताता था कि अगर हमारे ऊपर कोई अन्याय करता है तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसी तरह की भूमिका हम पैंथर के टाइम पर रखते थे। लेकिन हिंसा का हमने बहुत बार विरोध किया था, आतंकवाद का हमने बहुत बार विरोध किया था, माओवाद का हमने बहुत बार विरोध किया था, नक्सलवाद का हमने बहुत बार विरोध किया था। कि किसी की हत्या करने से न्याय मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह नक्सलवादी मूवमेंट जो है, नक्सलवादी मूवमेंट जमींदारों को, उद्योगपतियों को मारने का काम करते हैं, पुलिस को मारते हैं, सिविलियन को मारते हैं। तो ऐसा किसी को मारने से गरीब लोगों को न्याय मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उनको न्याय देना है तो नक्सलवादी मूवमेंट के लोगों ने मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, उन्होंने चुनाव लड़ना चाहिए। जिस तरह मैं एक बार गया था, नेपाल का गया था, काठमांडू में गया था और वहाँ माओवादी नेता जो प्रचंड थे, तो ये कई साल तक मतलब वांटेड रहे। उन्होंने माओवादी मूवमेंट उन्होंने शुरू की थी और जब वो वहाँ के प्रधानमंत्री बने तब मुझे उनको मिलने का मौका मिला। तो मेरा भी हमारे भारत के तमाम नक्सलवादियों को मेरा आह्वान है कि आपकी भावना बहुत ही सत्य है। गरीबों को, ट्राइबल लोगों को, दलितों को न्याय मिलना चाहिए, आपकी मांग सही है। लेकिन जो मार्ग आपने अपनाया है, इस मार्ग से उनको न्याय मिलेगा नहीं। अगर उनको न्याय देना है तो आपको मेन स्ट्रीम में आना होगा। तो इसी तरह मतलब मैं इस मूवमेंट में मैं काम मतलब मैं करता रहा। सर, ये जो बात आपने बताई कि जो लोग हथियार उठाते हैं जस्टिस के लिए और आपने उनको कन्विंस किया, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत इस परिप्रेक्ष्य में, आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रिलेवेंट है। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर के सारे लीडर्स को दिल्ली बुलाया और उन्होंने
पहली बार ऐसा हुआ कि आर्टिकल 370 को स्क्रैप करने के बाद वहाँ के लीडर्स को बुला करके बातचीत हुई और सब आए यहाँ पे। मुफ्ती महबूबा कह रही थी कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो आई। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ के जो भटके हुए जो यूथ है उसको भी वही बात बताने की ज़रूरत है जो आप कह रहे हैं? क्या आप इनिशिएटिव लेंगे? क्या आप कश्मीर जाके वहाँ के बच्चों से बात करेंगे? हाँ, मतलब मैं जम्मू कश्मीर इसके पहले भी जाकर आया हूँ और मैंने वहाँ के लोगों का स्टडी मैंने किया है। तो जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 पार्टी के नेताओं को यहाँ बुलाया, 370 कलम हटाने के बाद 2 साल के बाद, वहाँ का स्टेट का स्टेटस खत्म करने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख बनाने के बाद पहली बार मीटिंग हुई और उस मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ शांति की आवश्यकता है ये वहाँ बताया। वहाँ के लोगों के ज़िंदगी को बचाने की मुख्य भूमिका हमारी है। किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे आर्मी वाला आदमी हो, बीएसएफ वाला आदमी हो, सीआईएसएफ वाला आदमी हो। तो सभी पार्टी के लोगों ने उसको सहमति भी दी है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए आपको क्या चाहिए ये मैं देने के लिए तैयार हूँ। जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने के लिए मैं तैयार हूँ, इलेक्शन लेने के लिए मैं तैयार हूँ। इसी तरह की पॉजिटिव बातें 14 पार्टी के नेताओं के सामने रखने के बाद सभी नेता लोग आ गए, इनका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने चर्चा में भाग लिया, इसीलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और जल्दी से जल्दी स्टेट का दर्जा जम्मू कश्मीर को मिलेगा। लेकिन जो सवाल आपने पूछा है कि भाई वहाँ की जो यूथ है, वहाँ बेरोजगारी बढ़ती रही, 370 कलम रहने से वहाँ बाहर का कोई उद्योगपति नहीं जा सकता था और इसीलिए वहाँ बेरोजगारी बढ़ती रही और बेरोजगारी बढ़ने से आतंकवादी एक्टिविटीज़ में जाने का मन बहुत सारे यूथ ने बनाया और आतंकवादी एक्टिविटीज़ में जाने लगे, पैसे के लिए जाने लगे, उनको भड़काने की कोशिश होती रही। उनको कौन भड़काते थे सर? हाँ, तो उनको तो पाकिस्तान वाले भड़काते थे। जो लेकिन पाकिस्तान वाले अंदर कैसे आते थे सर? ये अब जैसे कि जो आपके पूरा डिफेंस मैकेनिज्म है, आपका आर्मी है, बीएसएफ है, जे&के पुलिस है, इन सब के बावजूद पाकिस्तान वाले कैसे आ जाते थे सर? आ जाते थे, मतलब अभी वो तो वहाँ ट्रेनिंग लेकर, ऐसा तो वहाँ पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ से उधर जाना, उधर से इधर आना, इसी तरह की कोशिश होती रही है। सर आपको ये लगता है कि वहाँ के जो लीडर्स हैं, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, शेख अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, मुफ्ती महबूबा सईद हो, उनके फादर हो, ये चाहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर्स हो, ये जितने सारे लीडर्स हैं, जाहिर सी बात है कि वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ के लोगों को, तो क्या वो लोग बच्चों को समझाने में कामयाब नहीं हुए? मतलब इतने सारे प्राइम मिनिस्टर हुए, इतने सारे प्रेसिडेंट हुए, इतने सारे गवर्नर हुए, सब लोग मिलके वहाँ के बच्चों को समझा नहीं पा रहे। सर कमी हमारी है या पाकिस्तान की, क्या है सर? नहीं, कमी हमारी नहीं है, हम तो समझाते हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं और वहाँ फिर ये उनको प्रलोभन दिया जाता है, उनको भारत के खिलाफ भड़काया जाता है, उनको वहाँ ले जाकर ट्रेनिंग दिया जाता है और इसी तरह मतलब वहाँ के जो यूथ है, ये बहुत सारे यूथ ऐसे आतंकवादी एक्टिविटीज़ में सम्मिलित हो रहे हैं। तो सबको मेरा निवेदन है कि भाई रोज़गार आपको मिलना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी की भूमिका है कि भाई सभी लोगों को रोज़गार देंगे और अगर उनको रोज़गार मिलता रहेगा तो मुझे लगता है कि आतंकवादी एक्टिविटीज़ में जाने की संख्या कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और आतंकवाद जो है, आतंकवाद वहाँ का ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आपको लगता है सर पीस आ जाएगा कश्मीर में, जे&के वैली में, और फिर टूरिज़्म प्रमोट होगा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, तो मतलब टूरिज़्म जो कश्मीर में भी टूरिज़्म, श्रीनगर हो, कश्मीर हो, वहाँ का इलाका बहुत बड़ा था, सुंदर इलाका है, वहाँ टूरिस्ट जाते भी है, लेकिन बिकॉज ऑफ द आतंकवादी एक्टिविटीज़ वहाँ जाने की संख्या कम हो गई, उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और अभी 370 कलम हटाने के बाद वहाँ काफ़ी शांति है, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है आतंकवादी वो कम हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिए। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा
डेवलपमेंट करना चाहिए। भारत सरकार के तरफ से कुछ और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट वहाँ इम्प्लीमेंट करने चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी की भावना ये है कि भाई जम्मू कश्मीर का विकास हो और जम्मू कश्मीर को न्याय मिलना ही चाहिए। ये भूमिका नरेंद्र मोदी जी की है। सर, महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, कि बात पाकिस्तान के साथ भी होना चाहिए। आपका क्या अपना, व्हाट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन? मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ बात करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है आतंकवादी एक्टिविटीज़ की। दिक्कत ये है कि नियम तोड़कर हमारे बॉर्डर के अंदर आकर मतलब फायरिंग करना, नियम तोड़ना, ये हमेशा होता रहा है। पाक व्याप्त कश्मीर में आतंकवादी अड्डे वहाँ है और वहाँ बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। जिस तरह का कसाब था, उसी तरह कई लोगों को ट्रेनिंग देकर यहाँ पे भेजकर यहाँ के लोगों का नुकसान करने की कोशिश उनकी हमेशा रहती है। तो इसीलिए अगर पाकिस्तान को बात करनी है तो आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। और मुफ्ती महबूबा को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि भाई आपने बताने की जरूरी नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तब आगरा में मतलब मुशर्रफ जी को, जनरल मुशर्रफ जी को बुलाया था, 2 दिन की चर्चा भी हुई थी। लेकिन जब तक आतंकवाद खत्म होता नहीं तब तक बात आगे नहीं जाती है। तो आतंकवाद को अगर खत्म करने की भूमिका पाकिस्तान लेता है तो हम हाथ में हाथ मिलाने के लिए तैयार है। हम तो तैयार है पाकिस्तान के हाथ में हाथ मिलाने के लिए, और हम तैयार है पाकिस्तान के साथ दोस्ती चलाने के लिए। तो मतलब उनके साथ दोस्ती करने में दिक्कत नहीं है और दोनों देशों का नुकसान हो रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ जिस तरह अटल जी के टाइम पर भी बातचीत हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को भी बुलाया था। तो भारत चाहता है कि भाई पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो, लेकिन पाक व्याप्त कश्मीर को हमारे हवाले करना चाहिए और आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। तो हम हाथ में हाथ मिलाने के लिए तैयार है। सर, आपने सारे कंडीशंस रख दिए। उम्मीद है कि पाकिस्तान को भी समझ आएगा, अकल आएगी और वो पैचअप करेंगे, क्योंकि जब तक वॉर होता रहेगा प्रोग्रेस कहीं भी नहीं हो सकता है। लो ग्रेड वॉर ही है। जब ये स्क्रैप नहीं हुआ था आर्टिकल 370, उससे पहले वहाँ के एक अलग कानून, एक ही देश में 2 तरह के झंडे, एक ही देश में 2 राजा, ये बात हमें समझ में नहीं आती। लेकिन अब जब स्क्रैप हो गया है, क्या SC/ST एक्ट जो है आपका, ये वहाँ पे JNK में लागू होगा? हाँ, तो मतलब SC/ST एक्ट जो है ऑटोमेटिकली वहाँ लागू होगा, क्योंकि जिस तरह 370 कलम हटने के बाद ऑटोमेटिकली जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख इंडिया के साथ जुड़ चुका है। इंडिया का संविधान वहाँ लागू हो चुका है। वहाँ जो हमारा तिरंगा झंडा है वो वहाँ लहरा रहा है। तो ऑटोमेटिकली अपने संविधान के सारे कानून जम्मू कश्मीर के लिए बंधन कारक रहेंगे। और SC/ST एक्ट जो है, ये एक्ट जो है ये भी मतलब वहाँ अमल में आ जाएगा। तो इसी तरह मुझे लगता है कि भारत के साथ जोड़ने का बहुत ही बड़ा निर्णय मोदी सरकार ने ले लिया है। अमित शाह जी ने 370 कलम हटाने का जो निर्णय ले लिया, ये बात जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट थी। और हम जम्मू कश्मीर के विकास का विचार करने वाले हम लोग हैं, जम्मू कश्मीर में शांति रखने वाले हम लोग हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पूरा अपना कानून लागू हो चुका है। सर, एक लंबे समय से आप मोदी जी के साथ काम कर रहे हैं, अमित शाह साहब के साथ भी आपके बहुत सारे इंटरेक्शन हुए हैं। क्या आपको कौन सी ऐसी क्वालिटी है मोदी साहब की जो वाकई बहुत अच्छा लगता है और आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में? कौन सी ऐसी 2 बातें हैं मोदी जी की? हाँ, तो मोदी जी की बातें ये है कि मोदी जी एक जाति का विचार नहीं करते हैं, एक धर्म का विचार नहीं करते हैं। मोदी जी सारे देश का विचार करते हैं। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, ना कि हिंदू मुसलमान की खाली बात करते हैं। और उन्होंने जो भी योजनाएं लागू की वो सभी योजनाएं सारे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख, ऐसे सभी लोगों को लागू हो चुकी है। और सारी योजनाएं सभी लोगों को अपने फायदे के लिए मिल रही है। दूसरा, मोदी जी का एक महत्वपूर्ण एक उनका मन होता है कि भाई देश के विकास के लिए जो चाहिए वो करना चाहिए।
तो इसके लिए मतलब उनका सोच बहुत ही ज़्यादा होता है। जब भी वो हमारे साथ बात करते हैं तब देश के विकास की बात करते हैं, ना कि जात या धर्म की बात करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को वो बहुत मानते हैं, भारत के संविधान को बहुत मानते हैं। उन्होंने जब सेंट्रल हॉल में जब एनडीए के नेता पद पर जब उनका चयन हुआ था, तब उन्होंने संविधान का किताब वहाँ रख कर, वहाँ संविधान को माथा टेक कर उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि बाबा साहब के संविधान का भारत, सर्वधर्म समभाव का भारत, सभी जाति धर्म को इकट्ठा करने वाला भारत हम बनाएंगे और देश को विकास की दिशा से आगे ले जाएंगे, देश की गरीबी हम हटाएंगे, देश के बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसानों को न्याय दे देंगे, दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों को न्याय देंगे, माइनॉरिटी को न्याय दे देंगे। इसी तरह की प्रतिज्ञा उन्होंने ये की थी और उसी दिशा से मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मोदी जी बहुत सोच कर निर्णय लेते हैं, इसलिए वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आपको इतना बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का, राहुल गांधी और सभी विरोधी दल के लोगों का दुखी है मन। राहुल गांधी और बहुत सारे विरोधी दल के लोगों का दुखी है मन, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी है नंबर 1। नरेंद्र मोदी जी दे देंगे सारे राज्यों को विकास के लिए जितना चाहिए उतना धन। नरेंद्र मोदी जी दे देंगे सारे राज्यों को जितना चाहिए उतना विकास के लिए धन। फिर 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने का मोदी जी का नज़दीक आ गया है क्षण, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी है नंबर 1। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कितनी भी बातें करो, कितना भी आरोप प्रत्यारोप करते रहो, लेकिन मोदी जी नंबर 1 है। पूरी दुनिया में भी मतलब नंबर 1 के नाम पर उनकी मोहर लगी है और इसीलिए मोदी जी हमें अच्छे लगते हैं। मुझे ये पता चला है कि शायद वो आपको प्यार से कविराज भी बुलाते हैं। हाँ, मतलब कभी कभी हमको जब मिलते हैं तब हमको मतलब मोदी जी का कविराज बोलते हैं, क्योंकि मेरा हर भाषण जो होता है, ये हर भाषण में मेरी एक कविता, एक दो कविता होती है। और इसीलिए मतलब मोदी जी हमें कविराज भी बोलते हैं, कभी हाथ में मिलाते हैं, रामदास जी ऐसा मुझे बोलते रहते हैं। और इसीलिए मतलब मोदी जी का मेरे ऊपर बहुत ही मतलब प्रेम है। और उन्होंने मुझे राज्य मंत्री भी क्यों न हो, लेकिन मुझे उनके मंत्रिमंडल में 5 साल पहले ले लिया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में थे, उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी को पहली बार केंद्र के मंत्रिमंडल में मौका में मिला है। और मैं कभी कभी बोलता हूँ कि मुझे तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दे दिया था धोखा। मुझे तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत बार दे दिया था मंत्री पद का था धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया है मुझे मंत्री पद का मौका। मैंने पार्लियामेंट में बहुत बार कांग्रेस पार्टी को रोका, मैंने बहुत बार पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी को रोका। फिर नरेंद्र मोदी जी ने विचार किया अब तो उनको देगा होगा मंत्री पद का मौका, तो नरेंद्र मोदी जी ने हमको ये मौका दे दिया है। मैं रोज़ 400-500 लोगों को मिलता हूँ, सभी जाति के धर्म के लोग मेरे पास आते हैं। मेरा मंत्रालय के दरवाजे मेरे खुले होते हैं, मेरे 11 सफदरजंग के दरवाजे खुले होते हैं और मैं सभी लोगों को मिलता हूँ। मुझे सभी जाति धर्म के लोग आकर मुझे मिलते हैं और ये आशीर्वाद बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी मुझे ये मंत्री पद का मौका देने से मैं बहुत सारे लोगों की सेवा कर रहा हूँ और भविष्य में भी करता रहूँगा। सर, 2 बातें हैं। ये सच है कि जिस वक्त आप पार्लियामेंट में बातें करते हैं और जो वीडियोस आते हैं वो वायरल वीडियोस होते हैं और मोदी जी को इतना हंसते हुए शायद ही लोगों ने कभी देखा होगा। आपके बात पे वो हंसते और दिल खोल के हंसते हैं और बहुत अच्छा लगता है सभी को। मेरा ये मानना है कि जिस वक्त कोरोना पैंडमिक आया था, इनिशियल डेज़ में ही आपने शुरू में एक बात कही थी कि गो कोरोना गो, और वो भी एक वायरल वीडियो बन गया और दुनिया उसके म्यूज़िक्स भी बने और बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। अब मेरा ये मानना है कि इस कोरोना पैंडमिक में जो लोग वैक्सीनेशन में
फेक वैक्सीनेशन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, कोई और दवा मिला के दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं। ये इतना बड़ा स्कैम है, इतना बड़ा अपराध है, आपको ऐसा नहीं लगता इनके खिलाफ 307 का केस लगना चाहिए? एक तो जो लोग वैक्सीनेशन में गड़बड़ कर रहे हैं, जो इंजेक्शन दे रहे हैं, जैसे बंगाल में केस आया, कुछ लोग हैं जो महाराष्ट्र में केस आया, वहाँ पे ये देखा गया कि इंजेक्शन में पानी दे रहे हैं, वो इंजेक्शन है ही नहीं, या कहीं पे है कि एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो दवा है ही नहीं। तो वो तो इट्स सो डेंजरस, आई मीन अटेम्प्ट टू मर्डर है सर। आपका क्या कहना है एज अ मिनिस्टर? आप हाँ, तो मतलब जिस तरह आपने क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जिस तरह मुझे आपने बताया कि मोदी जी मेरे भाषण से हंसते हैं, तो जिस तरह मेरे भाषण से मोदी जी हंसते हैं, उसी तरह मेरे भाषण से राहुल गांधी फंसते हैं। तो मेरा भाषण जब होता है तब मोदी जी कभी ज़्यादा हंसते नहीं है, लेकिन खुलकर मेरे भाषण के वक्त पर वो हंसते हैं। दूसरी बात जो आपने बताई है कि भाई जिस तरह वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, रशिया से भी वैक्सीन आ गई है, अमेरिका से भी वैक्सीन आ गई है, बहुत सारे देशों से वैक्सीन आ रही है और करोड़ों लोगों को अभी तक वैक्सीन मिल चुकी है। तो जिस तरह आपने बताया कि भाई वैक्सीन के नाम पर पानी का इंजेक्शन देना, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। तो अगर ऐसा किसी डॉक्टर ने किया होगा, ऐसा अगर किसी ने प्लानिंग किया होगा, तो इनके ऊपर 307 के अंतर्गत केस लगानी चाहिए। और इसी तरह का भ्रष्टाचार, इसी तरह की जो साजिश है, ये साजिश बहुत बड़ी सीरियस है। वैक्सीन के नाम पर पानी का इंजेक्शन देना, ये बहुत बड़ी गड़बड़ियाँ है और उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपने जिस हिसाब से देखा कि बहुत सारे राज्यों ने हैंडल किया है, महाराष्ट्र में पैंडेमिक को हैंडल नहीं कर पाए उद्धव ठाकरे साहब, और ये भी देखा गया है कि यूपी में काफ़ी ठीक ठाक से हैंडल किया है योगी जी ने। योगी जी से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, आप उनसे मिलते रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अभी जो विधानसभा चुनाव होना है उसमें आपने कुछ डिमांड भी किया है बीजेपी से। आपको क्या लगता है कि क्या आपको एज अ ब्रिज देख रहे हैं? दलित और मुसलमान क्या आपके तरफ आ रहे हैं? क्या वो वोट बीजेपी की तरफ आएगा? कितनी सीटें मांगा है आपने? हाँ, मतलब जिस तरह मैंने अभी माननीय जेपी नड्डा जी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ मेरी आधा घंटा तक बात हुई उनके बीजेपी के कार्यालय में जी। और वहाँ उनके साथ मैंने 5 राज्यों में फरवरी में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, मणिपुर है, गोवा है, तो मैंने एक पत्र भी दे दिया है और उनके साथ जो बातचीत हुई उसमें मैंने बोला है कि 5 राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी है और सबसे बड़ा जो राज्य है उत्तर प्रदेश है। तो 2017 में बीजेपी को 325 सीटें में मिली थी 403 में से, तो बहुत बड़ी सफलता बीजेपी को मिली थी। इस वक्त भी मतलब हमने 300 के ऊपर जाना ही है, तो उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी को अगर साथ रखते हैं तो बहुजन समाज पार्टी का वोट काटने में और बीजेपी का ज़्यादा फायदा होने में और आरपीआई को भी थोड़ा थोड़ा फायदा होने में उसकी अच्छी मदद हो सकती है। जिस तरह मैंने बोला कि अगर वेस्ट बंगाल में मुझे बुलाया जाता था, अगर वेस्ट बंगाल में रिपब्लिकन पार्टी को 4-5 सीटें देकर आरपीआई को साथ में रखा जाता था, तो दलितों का वोट वहाँ 36% से ज़्यादा है। तो जो 1000-2000 वोटों से कम 95-96 कैंडिडेट बीजेपी के हार चुके हैं, तो वहाँ मेरा उपयोग हो सकता था और बीजेपी 170-180 के ऊपर जा सकती थी। दूसरा कारण मैंने नड्डा साहब को बताया कि भाई आपकी जो हार है ये आपकी हार नहीं है या ममता बनर्जी की जीत नहीं है, ये हार कम्युनिस्ट पार्टी की है, ये हार कांग्रेस पार्टी की है। क्योंकि अगर आधा टका या 1% वोट अगर कांग्रेस पार्टी या वामपंथी लोग लेते थे तो ऑटोमेटिकली ममता बनर्जी के 1000-2000 से जो कैंडिडेट चुनकर आए हैं वो हार जाते थे और वह बीजेपी के कैंडिडेट चुनकर आते थे। तो इसीलिए मतलब आपके हार का जो कारण है, ये हार का कारण बीजेपी नहीं है, हार का कारण कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने वोट ही नहीं लिया।
तो जो आपने सवाल मुझे पूछा है कि उत्तर प्रदेश के बारे में उन्होंने हाँ बोला है कि जरूर विचार करेंगे, छोटे छोटे पार्टियों के साथ में लेने की भूमिका नरेंद्र मोदी साहब की भी है। और मैंने उनको बताया है कि वह आरपीआई अगर बीजेपी के साथ अलायंस में उतरी है, ऐसा माहौल अगर तैयार हो जाता है तो बहुत सारे बीएसपी के लोग रिपब्लिकन पार्टी में आ सकते हैं। बहुत सारे दलित और मुसलमान भी, मुझे बहुत सारे मुसलमान के नेताओं भी मुझे मिलते रहते हैं। और अभी मैं 31 तारीख को मैं लखनऊ से जा रहा हूँ, तब मैं योगी आदित्यनाथ जी की भी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की भी मैं मुलाकात करने वाला हूँ। वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ भी मैं बात करने वाला हूँ। वहाँ के जो बंसल जी वहाँ के इंचार्ज है उनके साथ भी बात करने वाला हूँ। केशव प्रसाद मौर्य जी उनके साथ भी बात करने वाला हूँ। तो इसी तरह मैं दिन भर मतलब लखनऊ में हूँ और वहाँ मैंने मेरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी बुलाई है। सर अभी 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 कैबिनेट एक्सपेंशन की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि ऐसा होगा क्या? मोदी जी कैबिनेट में कोई बढ़ोतरी करेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे क्या? हाँ, मतलब अभी जो 22 मंत्री पद खाली है, बहुत सारे मंत्रियों के पास 2-2, 3-3 मंत्रालय है जी। बहुत ही जल्दी मतलब कैबिनेट का एक्सपेंशन हो सकता है, विस्तार हो सकता है। अभी कब होगा मालूम नहीं है, लेकिन जुलाई महीने में वगैरह हो सकता है, अधिवेशन के पहले, अधिवेशन के बाद में, और कुछ नए लोगों को लिया जाएगा। आपके पास तो कुछ इन्फॉर्मेशन होगा सर, थोड़ी बहुत, कौन आ रहे हैं? नहीं, अभी कौन आ रहा है अभी तो ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह उनका तो नाम है ही है। सर नए चेहरे आएंगे या पुराने चेहरे आएंगे? कोई नए चेहरे आएंगे, कोई पुराने चेहरे आएंगे। आपका पोर्टफोलियो यही रहेगा सर या? अभी देखते हैं। मैं खुश हूँ, मैं, मेरा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, मैं एमओएस हूँ, राज्य मंत्री हूँ। जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसको मैं आगे काम बढ़ाता रहूँगा। तो मुझे जिम्मेदारी है सामाजिक न्याय की। शुरू में कहा कि आप मर्द हैं और आप पॉलिटिक्स में आए हैं, बात सही है। पायल घोष का केस हो, चाहे कंगना रनावत का केस हो, चाहे हाथरस का केस हो, सब जगह आप गए। तो आपको क्या लगता है कि इस मुहिम को और आगे आप कैसे बढ़ाएंगे? हाँ, तो मैं तो आगे बढ़ाता रहूँगा, मेरा काम तो चल ही रहा है। मैं मंत्री हूँ, आज मंत्री हूँ, कब मंत्री तो नहीं भी रहूँगा, तो भी मेरा मिशन जो है बाबा साहब का मिशन, सब जाति धर्म को जोड़ने का मिशन, दलित, आदिवासी, ओबीसी, क्षत्रिय और माइनॉरिटी, ये सबको न्याय देने का मेरा मिशन है। और मेरा काम चलता रहेगा। मैं मर्द हूँ, मैं अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का मेरा काम है। मेरे हाथ में जलती हुई मशाल है। जहाँ जहाँ अंधेरा है, उस अंधेरे को ख़त्म करने के लिए मेरी मशाल काम करती रहेगी। बाबा साहब की विचारधारा से मैं देश को मजबूत करने का काम करता रहूँगा और सभी लोगों को जोड़ने का काम मेरा चालू रहेगा। आपको लग रहा है कोई चांस है सर राहुल गांधी कभी आएंगे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में? राहुल गांधी पॉलिटिक्स में है, लेकिन सत्ता में आएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जब तक मोदी जी है तब तक राहुल गांधी नहीं। कंफर्म? हाँ, जब तक मोदी जी है तब तक राहुल गांधी तो नहीं, और जब तक एनडीए है तब तक यूपीए नहीं। प्रियंका के चांसेस हैं? हाँ, प्रियंका भी के भी चांसेस, तो कांग्रेस पार्टी इतनी डाउन हो चुकी है कि आपस में भी उनके पार्टी में विवाद है, हर जगह पर विवाद चलता रहा है। दूसरी बात यह है कि एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इतना स्ट्रांग है, बीजेपी भी इतनी स्ट्रांग है, एनडीए भी इतनी स्ट्रांग है, इसका मुकाबला करना किसी की हिम्मत आज नहीं है। सर तो आपको लगता है माइनस गांधी कांग्रेस लिफ्ट करेगी, ऐसा कुछ है? नहीं, माइनस गांधी कांग्रेस पार्टी कुछ डेवलप नहीं कर सकती है, ना गांधी फैमिली से भी पार्टी डेवलप नहीं हो रही है। तो माइनस गांधी से पार्टी डेवलप होगी नहीं, और भी पार्टी कमकुद हो जाएगी, और हमें कोई कांग्रेस का डर नहीं है। तो महागठबंधन में जो ये लोग मिल रहे हैं, शरद पवार और ममता और बाकी सारे लोग, उससे भी कुछ नहीं, नो खतरा? नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी कोई फ्रंट बनने से कोई हमारा नुकसान बिल्कुल नहीं है। अगर बीजेपी और कांग्रेस को अलग रखकर कोई फ्रंट अगर बनता है तो बीजेपी के और एनडीए के ज़्यादा फायदेमंद होगा, और सभी अपोजिशन अपने देश में इकट्ठा आना बहुत बड़ा मुश्किल है,
क्योंकि उसमें जो आधे जो अपोजिशन वाले हैं, जो एनडीए में नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट नहीं करते हैं, ना तो शरद पवार जी के फ्रंट का सपोर्ट करेंगे, वो सब बीजेपी के इनडायरेक्टली साथ है, और कुछ पार्टियां कांग्रेस के साथ है, कुछ पार्टियां शरद पवार के साथ आएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही बोल्डली और बहुत ही साफ गोई के साथ आपने सारी बातों को जी सलाम के साथ सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और आखिर में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, जी नहीं है किसी का भी गुलाम, जी नहीं है किसी का भी गुलाम, इसलिए मैं जी को करता हूँ मेरी तरफ से सलाम। सलाम सर, थैंक यू।